वो उससे करेंगे, कुछ वीडियो से करेंगे जो मैं आपके सामने आपको दिखाना चाहता हूँ। आप ज़रा देखिए। अच्छा बेटा, आपके लिए सामने ये कुछ वीडियोस अभी सामने चलना शुरू होंगी। आपने इनको देखना है वीडियोस को, ठीक है कि नहीं? ये वीडियो आपको नजर आ रही है? जी सर। ये देखें, ये क्या हो रहा है। ये जो पेंडुलम बॉब है जिसको उसने स्प्रिंग के साथ फिट किया हुआ है, पेंडुलम बॉब है जिसको उसने स्प्रिंग के साथ फिट किया हुआ है, और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। और आप ये चीज देखें कि जब वो क्या कहते हैं, पीछे से कागज जो है वो मूव कर रहा है। जो मूवमेंट ऑफ द पेपर है ना, वो फ्लो ऑफ टाइम है। बेटा, जो मूवमेंट ऑफ द पेपर है वो फ्लो ऑफ टाइम है। और ये देखें कि ये आपके सामने जो चीज बनकर आ रही है सामने साथ, ये प्योरली एक टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। अब ये चीज देखें, यहाँ पर एक कैन आपको दिखाया गया। ये कैन ऊपर और नीचे होता है और ये स्प्रे पेंट करता है, और आगे इसके पेपर चल रहा है, ठीक है कि नहीं है? इसमें आप देखिए कि ये एक स्प्रे कैन है जो स्प्रे पेंट करता है। इसमें से एक पेंट निकल कर जो है ना वो गिरता है यूं आगे पीछे इस तरह से। ये देखिए, अब ये कैन वाइब्रेट कर रहा है, और इसके साथ ये जनाब ये देखें, कैन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, ऊपर से स्प्रिंग से बंधा हुआ है। जबकि नीचे जो पेपर का फ्लो है, उसने धागे के साथ, देखें जरा नोट करें, वो धागा खींच रहा है, धागा के खींचने से एक्सल घूमता है, और एक्सल के घूमने से पेपर मूव करता है, और पेपर के मूव करने से इस जो कैन है इसका टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ आपके सामने बनकर आता है। तो पता चला कि ये जो टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है सिंपल हार्मोनिक मोशन के, ये सारे सिंपल ये इस तरह से परफॉर्म करते हैं। ये वाली वीडियो देखें जरा आप। ये देखें, ये बॉडी स्प्रिंग है, मास अटैच टू द स्प्रिंग है। ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। ये देखें, इसको भी उसने उसकी पोजीशन को वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट कर रहा है, और उसकी मोशन को प्लॉट इस तरह से मूव करता है। अब ये जो चीज है, ये आस्ता आस्ता उसकी ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। इसे कहते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसे क्या कहते हैं? डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन वो होती है जिसमें रेजिस्ट, डैम्प का मतलब है, लिटरल मीनिंग है क्या कहते हैं, डैम्प्ड का लिटरल मीनिंग होता है डाई आउट करने वाली, जो रुक जाती है। तो अब जो आप ये चीज देखें कि ये ये वाली नहीं, पीछे ये देखें, जो ये वाली वीडियो है आप देखें जहां पर, ये है जनाब अनडैम्प्ड मोशन या लाइट डैम्प, आस्ता आस्ता लाइट डैम्प्ड है, ये अनडैम्प्ड मोशन है। इसमें एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। इसमें एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, ये अनडैम्प्ड मोशन है, ठीक है कि नहीं है? अनडैम्प्ड मोशन है। और अगर फर्ज करें कि इसमें अगर कोई एम्पलीट्यूड डिक्रीज भी हो रहा है तो वो बहुत थोड़ा हो रहा है, वो आप अब भी आपके लिए अननोटिस। लेकिन इसमें देखें काफी ज्यादा एम्पलीट्यूड की डिक्रीज है। ये जनाब इसे कहते हैं डैम्प्ड मोशन। ये लाइट डैम्प या अंडर डैम्पिंग में आएगी। और अनडैम्प्ड मोशन वो है जिसमें एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहता है। अब ये चीज देखें, इसमें फ्रिक्शन फोर्सेस हैं। ये देखें, ये चीज वाइब्रेट कर रही है, और वाइब्रेट करते करते आस्ता आस्ता इसका एम्पलीट्यूड कम हो रहा है, और इसका एम्पलीट्यूड कम होने की वजह से इसकी टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, टाइम इसकी एम्पलीट्यूड कम होता चला जा रहा है। ये लाइट डैम्पिंग में आएगी। डैम्पिंग का मतलब होता है एम्पलीट्यूड का डिक्रीज करना। डैम्पिंग का मतलब होता है एम्पलीट्यूड का डिक्रीज करना, फ्रिक्शन फोर्सेस की वजह से। तो ये लाइट डैम्पिंग इसके साथ हो रही है। वापस आ जाए जी। ये वीडियोस आपने देख ली कुछ के नहीं? हम्म। बेटा, ये वीडियोस जो मैंने आपको दिखाई हैं,
ये आपने दोबारा तो नहीं देखनी ना, ये देखें, ये इसको छोड़ दें, ये वाली मुश्किल। अच्छा जी, अब आपके सामने मैं बताता हूं बेटा, ये देखें, अगर कोई ग्राफ ऐसा हो, ये देखें, अगर कोई चीज इस तरह से है, ये फर्ज करें ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको आप एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये डिस्प्लेसमेंट, और ये टाइम है, ये यूं जो फ्लो है ये टाइम, एक्स एक्सिस पर टाइम है, वाई एक्सिस पर डिस्प्लेसमेंट है, और जो इसका एम्पलीट्यूड है जिसको आप एक्स जीरो से डिनोट करते हैं, एक्स जीरो से, किससे, मैं दोबारा बना देता हूं, यूं देखें, ये है जो चीज एम्पलीट्यूड, उसको एक्स जीरो से डिनोट करते हैं। इस तरह मैंने कहा था इस चैप्टर में वी वेलोसिटी के लिए, वी जीरो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए, इसमें एक्स डिस्प्लेसमेंट के लिए, एक्स नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए। आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड ए से भी डिनोट कर सकते हैं। इस चैप्टर में वाई भी डिस्प्लेसमेंट के लिए है और वाई नॉट मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के लिए, ए एक्सेलरेशन के लिए, ए नॉट मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए, के ई काइनेटिक एनर्जी है, के ई जीरो जो है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, पीई पोटेंशियल एनर्जी है, पीई जीरो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चीजें इसके साथ लिंक्ड हैं, ठीक है कि नहीं है। अच्छा, अब आप ये चीज देखो कि आपको मैंने बताया था कि अगर इस तरह का कोई ग्राफ हो, इसको हम कहेंगे x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक है कि नहीं। इसमें खूबी ये है कि जब बॉडी वाइब्रेट करती है तो हमने स्टॉप वॉच यहां से ऑन की है इसकी, और बॉडी पॉजिटिव की तरफ जा रही है, तो ये ग्राफ इसमें इस्तेमाल हो गई हो, ठीक है कि नहीं। और अगर फर्ज करें कि ये बॉडी वाइब्रेट करते करते इस तरफ नेगेटिव की तरफ पहले चली गई, यानी ये साइड पॉजिटिव थी लेकिन उसकी पहली मूवमेंट नेगेटिव की तरफ गई है, तो आप उसको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में यूं यूं दिखाएंगे, ठीक है कि नहीं। और उसकी जो इक्वेशन लिखेंगे वो ये वाली इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है कि नहीं। और अगर फर्ज करें कोई बॉडी आपने यहां से स्टार्ट की है, यहां से यूं वाइब्रेट करते 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 यूं यूं हो रही है, तो उसकी आप देखें टी इज इक्वल टू जीरो पर उसकी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम थी, ऑलरेडी वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पर थी। इसका ग्राफ आपको पता ही, कॉज एक्स से शो करेंगे, और इसको एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉज ओमेगा टी से लिखेंगे। और फिर अगर फर्ज करें कि वो इस तरफ थी, यहां पर थी, और यहां से उसने अपनी मोशन यूं शुरू करके यूं यूं की है, तो उसका मतलब पहले से ही नेगेटिव पे थी, तो वो उसका ग्राफ इस तरह का बनेगा, और उसकी इक्वेशन बनेगी x इज इक्वल टू एक्स नॉट कॉस ओमेगा टी। मगर ये बात जहन में रखें कि ये चारों की चारों बातें, ये जो चारों के चारों ग्राफ हैं, ये चारों के चारों ग्राफ जो हैं बेटा, ये अनडैम्प्ड मोशन के। अनडैम्प्ड मोशन क्या होती है, जिसमें एम्पलीट्यूड बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। चारों के चारों ग्राफ किसके हैं, अनडैम्प्ड मोशन के, जिसमें एम्पलीट्यूड बेटा क्या होता है, कांस्टेंट होता है, जिसमें एम्पलीट्यूड क्या होता है बेटा, कांस्टेंट होता है। आए जरा देखते हैं, फर्ज करें कोई आपको कहता है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट कौन सी, जो एक्स है, इन सेंटीमीटर is given by this equation. This displacement of a particle in centimeter is given by this. अब आप ये चीज देखें कि वो कहता है कि डिड्यूस एज मैनी थिंग्स एज पॉसिबल। आप डिड्यूस, आप बाय लुकिंग एट द इक्वेशन, by looking at this equation या expression, what can you deduce? आप क्या क्या कुछ डिड्यूस कर सकते हैं by looking at this equation expression, what can you deduce?
ठीक है, आपकी बात सही है बात, लेकिन अब देखें मैं सबसे पहले मैं बातें क्या क्या बातें करता हूँ कि मैं इससे क्या क्या डिड्यूस कर सकता हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब ये इक्वेशन ऐसे मेरे सामने लिखी गई है तो मैं इसको पहली बात सबसे पहले मैं इससे डिड्यूस करता हूँ कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये पहला पॉइंट। दिस इक्वेशन या एक्सप्रेशन, दिस, ये पहली डिडक्शन है मेरी, रिप्रेजेंट्स बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन को साइनोसाइडल मोशन भी कहते हैं। अमेरिकन बुक्स में ज्यादातर ये लिखा होता है कि अगर किसी ने कह दिया कि ये मोशन साइनोसाइडल है, साइनोसाइडल, तो वो यानी साइन ग्राफ को फॉलो करने वाली या कॉज ग्राफ को फॉलो करने वाली, तो वो उसकी बात ठीक है, वो उसको तस्लीम किया जाएगा। दिस इक्वेशन एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स बॉडी परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये मेरी पहली डिडक्शन। इस इक्वेशन को देख के मैं बार बार इस इक्वेशन को लिखता रहूंगा, ठीक है। मेरी दूसरी डिडक्शन इस इक्वेशन के बारे में ये है कि द एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज कांस्टेंट। एम्पलीट्यूड ऑफ द मोशन इज कांस्टेंट। दूसरी मेरी डिडक्शन क्या है? एम्पलीट्यूड इज कांस्टेंट। ये मेरी दूसरी डिडक्शन है। और अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो इसका मतलब है कि ये अनडैम्प्ड मोशन है, अनडैम्प्ड मोशन है। अच्छा, अगर एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है तो फिर दो बातें। तो मेरी तीसरी डिडक्शन क्या है इसके बारे में? देखिए, ये क्वेश्चन है 5 साइन ऑफ 314.140। मेरी पहली डिडक्शन ये थी कि ये ऐसी इक्वेशन है जो सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट कर रही है। मेरी दूसरी डिडक्शन ये थी कि ये अनडैम्प्ड मोशन है। अनडैम्प्ड मोशन का मतलब ये है कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज ना करता हूं। बेटा, एम्पलीट्यूड डिक्रीज तभी नहीं करेगा जब फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होंगे, फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होंगे। और इसका मतलब है कि देयर आर नो फ्रिक्शनल फोर्सेस। अगर फ्रिक्शनल फोर्स, लेकिन ये चीज तो आपको पता ना, आइडियल केस है। ये क्या है? ये क्या है? आइडियल केस। ये ऐसी जैसे कोई बंदा कहे कि फलां बंदे के पैसे कम नहीं होते उसकी जेब से। क्यों कम नहीं होते? कि वो खर्च ही नहीं करता। अब ये वाली पॉसिबिलिटी थोड़ी आपको पता है कम बात होती है। खर्च तो बंदा करता है। फिर अगर किसी बंदे की दौलत कांस्टेंट रहती है तो ये तभी मुमकिन है कि जितनी दौलत वो खर्च कर रहा है उतनी दौलत कहीं से आ रही है। तो दूसरी केस ये है कि ये बॉडी वाइब्रेट कर रही है, फ्रिक्शन फोर्सेस तो मौजूद हैं, वो इसकी एनर्जी खा भी रहे हैं, मगर कहीं से इसे एनर्जी मिल रही है। जिस तरह आपको पता है कि वो जो मोटर होती है, जब आप पानी की मोटर ऑन करते हैं तो आप देखते हैं उसका वॉल्व ऐसे ऐसे मूव कर रहा होता है, उसको पीछे से बिजली की एनर्जी मिल रही होती है। तो फिर उसका मतलब है इफ देयर आर, चौथा पॉइंट ये है इसके बारे में, इफ देयर आर फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट, अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस प्रेजेंट हैं तो बॉडी इज गेटिंग एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स, बॉडी इज गेटिंग एनर्जी from some source. If there are frictional forces, if there are frictional forces present, body is getting energy from some source. कहीं से उसको फिर एनर्जी मिल रही है और उतनी ही एनर्जी मिल रही है जितनी वो एक ऑसिलेशन में जाया कर देती है। यानी अगर वो यूं वाइब्रेट करते हुए उसके 16 जूल जाया हो जाते हैं तो कहीं से 16 जूल्स आ जाते हैं उसी ऑसिलेशन। फिर दोबारा अगली ऑसिलेशन में वो 16 जूल जाया करती है तो फिर 16 जूल्स उसे मिल जाते हैं, तभी मुमकिन है। ये चार बातें मैंने कंक्लूड करनी, यानी मैंने कहा मैंने इस इक्वेशन को देखकर फौरन जो पहला कंक्लूजन ये किया कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करती है। साथ ही मैंने दूसरा कंक्लूजन किया कि ये अनडैम्प्ड मोशन है। फिर तीसरा कंक्लूजन किया कि अगर अनडैम्प्ड मोशन है तो फिर इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं होगी, लेकिन सर फ्रिक्शनल फोर्सेस ना हो तो ये एक आइडियल केस है। जी बेटा। सर, ये जो एनर्जीज को मिल रही है वो टाइम डिपेंडेंट होगी ना, कि मतलब एक स्पेसिफिक टाइम के बाद मिलेगी? जी बिल्कुल, आपने सैयद रिजवान, आपने बिल्कुल सही बात की है, सैफुल्लाह तो रिजवान। सर
वो मैं अभी उसको डिस्कस अभी नहीं करना चाह रहा, एनर्जी को बाद में इंशाल्लाह करेंगे उसको, वो हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करेंगे कि एनर्जी का मिलना कैसे फायदेमंद है, कैसे नुकसानदेह। पावर नहीं जाती एनर्जी बाय टाइम, वो हाँ उस पावर और एनर्जी सारा मैं उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल बस इतना काफी है कि इसे एनर्जी मिल रही, ये बात यहां तक। अब पांचवा पॉइंट देखें। पांचवा पॉइंट ये है कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है। अब देखें इसको, आप x इज इक्वल टू 5 साइन 314.15 t, तो इसको आप इससे कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन से। इसका एम्पलीट्यूड 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसका एम्पलीट्यूड, यानी 5 इधर, फिर 5 इधर, फिर 5 इधर, फिर 5 इधर। तो ये अपनी मोशन के में एक ऑसिलेशन में टोटल 5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 5 20 सेंटीमीटर का फासला तय करती है एक ऑसिलेशन। इसकी छठी कंक्लूजन ये है कि जब मैं इसे कंपेयर करता हूं तो ओमेगा मेरा इसके किसके बराबर आता है। ओमेगा बराबर आता है 314.15 रेडियंस पर सेकेंड। ये ओमेगा किसका है? मैंने आपको बताया था कि आप हर ऑसिलेटरी बॉडी की जो वाइब्रेशन है उसको आप सिंपल हार्मोनिक, उसको आप किसी भी सर्कुलर मोशन से एसोसिएट कर सकते हैं। हर सिंपल हार्मोनिक मोशन को आप किसी सर्कुलर मोशन से एसोसिएट कर सकते हैं, और सर्कुलर मोशन में जो एंगल रोटेटेड पर यूनिट टाइम है ये उसकी ओमेगा। ठीक है, सातवां पॉइंट ये है, पॉइंट 5 और 6 वापस समझा दें, थोड़ा सा समझ नहीं आया। ये देखें जो इस जगह पर साइन के यहां चीज लगी हुई होती है ना, वो हमेशा एम्पलीट्यूड होता है, एक्स नॉट एम्पलीट्यूड। तब आपने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर किया तो एक्स नॉट 5 आ गया। इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो है वो 5। आपको वैसे भी पता है कि साइन की इस पूरी एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। ये पूरी चीज जब 1 है, 1 इंटू 5 करेंगे तो टोटल एक्स की जो पॉसिबल लार्जेस्ट वैल्यू आएगी वो 5 आएगी। और जब आप इस पूरी चीज को -1 पुट करेंगे तो एक्स की मिनिमम वैल्यू -5 आएगी। इसका मतलब है वो चीज जब बॉडी वाइब्रेट कर रही थी तो ये उसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट थी 5 सेंटीमीटर, और ये उसका उल्टी तरफ -5। इसका मतलब है कि उसका एम्पलीट्यूड जो है वो 5 सेंटीमीटर, वो 5 सेंटीमीटर में ऊपर नीचे मूव करती। ठीक है कि नहीं? ठीक है सर। अब ये ओमेगा आ गया 314.15 रेडियंस पर सेकेंड। इसको 2 पाई एफ के बराबर पुट कर, तो ये किसके बराबर आ जाएगा? यूं आ गया। 2 पाई एफ के बराबर पुट किया तो फ्रीक्वेंसी कितनी आ जाती है? कोई मुझे बता सकता है कि 2 पाई एफ के बराबर जब इसे पुट करें 314.14 को तो फ्रीक्वेंसी कितनी आती है? जी, है कोई बच्चा जो इसको डिवाइड करके मुझे बताए? मेरा ख्याल है 50 हर्ट्ज आएगी। इसका मतलब है कि एक सेकंड में वो 50 ऑसिलेशंस ऐसे करता है। एक सेकंड में वो कितनी ऑसिलेशंस करता है? 50 ऑसिलेशंस करता है। एक सेकंड में वो 50 ऑसिलेशंस करता है। एक सेकंड में वो कितनी ऑसिलेशंस करता है? 50 ऑसिलेशंस करता है। अब आठवां पॉइंट देखें। अब टाइम फ्रीक्वेंसी किसके बराबर है? 50 हर्ट्ज के बराबर है। तो टाइम किसके बराबर है? 1 ओवर फ्रीक्वेंसी। 1 ओवर 50 इज इक्वल टू 0.02 सेकेंड्स या 20 मिली सेकेंड। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएं यार, मैंने 8 बातें इससे डिड्यूस की हैं, कोई 9वीं बात भी है जो इससे डिड्यूस की जा सकती? कोई 9वीं बात भी है जो इससे डिड्यूस की जा सकती है? जी यार, कोई 9वीं बात भी है? कोई है जन्नती बच्चा जो मुझे बताए? जवाब दे बेटा। जी, ये बात कहता है कि आप कोई 9वीं बात इससे डिड्यूस नहीं कर सकते। मैंने कहा कि कोई ऐसी बात है, मैंने कहा हम 8 बातें डिड्यूस कर सकें।
मैं दोबारा आपको दिखाता हूं। मैंने कहा कि हम ये इक्वेशन अगर आपके सामने दी हुई हो किसी भी चीज की और आपसे पूछा जाए कि आप इससे क्या क्या कुछ डिड्यूस कर सकते हैं, तो मैंने बताया कि हमने इससे 9 बातें डिड्यूस की। पहली बात यह है कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। दूसरी बात हमने ये की कि ये अनडैम्प्ड है, क्योंकि ये एक्सप्रेशन होती है अनडैम्प्ड के लिए। अनडैम्प्ड कौन होते हैं? जिनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है। और अगर अनडैम्प्ड है तो फिर हम तीसरी बात हमने ये कंक्लूड की कि फ्रिक्शनल फोर्सेस ना होंगे, मगर ये एक आइडियल केस है। चौथी बात हमने कंक्लूड की कि अगर फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं तो जितनी एनर्जी एक ऑसिलेशन में फ्रिक्शनल फोर्स के खिलाफ जाया हो जाती है उतनी एनर्जी से कहीं से मिल रही है। ये इसको पावर किया जा रहा है। इसका मतलब है कि ये फोर्स्ड ऑसिलेशन हो सकती है। फ्री ऑसिलेशन तब होगी जब इसमें कोई फ्रिक्शन फोर्स ना हो। फ्री ऑसिलेशन वो होती है जिसमें फ्रिक्शन फोर्सेस नहीं होते, और फोर्स्ड ऑसिलेशन वो होती है जिसको कहीं ना कहीं से एनर्जी मिल रही हो। अच्छा जी, अब आगे देखें। फिर हमने इसका एम्पलीट्यूड कंक्लूड कर लिया कि इस इक्वेशन को देखें तो इसका 5 इसका एम्पलीट्यूड है, वो हमें यहां से पता चल गया। फिर हमने इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से जब कंपेयर किया तो ओमेगा इधर से आया तो हमारे पास इसका ओमेगा भी आ गया। और फिर जब हमने इसे 2 पाई एफ से किया तो हमें पता चल गया कि फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। और फिर हमने इसका टाइम पीरियड भी निकाल लिया। जब हमने इसका टाइम पीरियड निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी 1/50 करके टाइम पीरियड 0.02 सेकेंड्स 20 मिली सेकेंड कर लिया। मेरा अब आपसे क्वेश्चन ये है कि जनाब आप मुझे ये बात बताइए, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आप मुझे ये बात बताएं कि क्या कोई नौवीं बात कंक्लूड कर सकते हैं आप इसमें? क्या कोई नौवीं बात कंक्लूड कर सकते हैं आप इसमें? जी, कोई बच्चा तो दे जवाब, तो मिले उसको बड़ा सवाब, खाए वो जन्नत के कबाब और पिए पाक शराब। जी बताएं जी, कोई बच्चा तो मुझे ये बताए कि जनाब इसमें ये कंक्लूजन अभी मजीद बाकी है। नहीं, रेडियस ऑफ द सर्कल नहीं बेटा, आप इसमें ये कंक्लूड कर सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ये चूंकि ये वाली इक्वेशन है तो t इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे, x इज इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा इन टू 0, एक्स नॉट साइन ऑफ 0, और साइन ऑफ 0 0 होता है। इसका मतलब है कि t इज इक्वल टू 0 यहां है। स्टॉप वॉच जब ऑन हुई, जहां से आपने टाइमिंग गिनी तो वो बॉडी सेंटर पे थी। बॉडी वॉज एट मीन पोजीशन, body was at mean position when recording of the time began started। और 10वां पॉइंट आप जो कंक्लूड कर सकते हैं, 10वां पॉइंट आप ये कंक्लूड कर सकते हैं कि चूंकि यहां साइन पॉजिटिव है, तो आप कह सकते हैं कि स्टॉप वॉच जब ऑन हुई तो वो पॉजिटिव साइड पे गया, नेगेटिव साइड पे नहीं आया। अगर वो नेगेटिव साइड पर आता तो यहां माइनस साइन होता। और एक बात याद रखें, तो 10वां पॉइंट ये है कि it started its motion towards positive direction, it started its motion towards positive direction। बेटा ये 10 पॉइंट्स आप इससे कंक्लूड कर सकते थे, और भी इससे कंक्लूड हो सकता है, लेकिन फिलहाल स्टार्ट जरा दिखा देंगे प्लीज। जी जी, 10वें पॉइंट का जरा स्टार्ट दिखा दे प्लीज। ये बेटा ये इस क्वेश्चन का स्टार्ट यहां से हुआ। नहीं सर, जो आखिरी पॉइंट आपने लिखा है वो जरा दिखा दे प्लीज, कॉपी करना। अच्छा, वो कहता है कि इट स्टार्टेड इट्स मोशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, इट स्टार्टेड इट्स मोशन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, मतलब वो पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ गए। अब सर ये कंक्लूड कैसे किया? इसकी वजह यह है कि एक्सप्रेशन के साथ पॉजिटिव लिखा हुआ था। अगर यहां पर ऐसे करके लिखा हुआ होता, ये चीज होती, नेगेटिव साइन होता, तो इसका मोशन पता होता है कि स्टॉप वॉच ऑन होते ही वो बॉडी इस तरफ को गई थी। ठीक है कि नहीं? ये याद रखें कि ये चीज इस तरह से थी। लेकिन अगर वो इसके साथ यहाँ प्लस साइन है, प्लस साइन का मतलब ये है कि वो इस तरफ को गई।
अच्छा बेटा, जितनी अमेरिकन बुक्स हैं, हम तो कहते हैं ना डिफाइन मोशन, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो कैम्ब्रिज हमें कहता है जी टाइप ऑफ पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। मगर मैंने जो अमेरिकन बुक्स पढ़ी हैं उसमें वो कहते हैं जी कि आपने अगर कह दिया ना कि द मोशन इज साइनोसाइडल, तो गोया आपने सब कुछ कह दिया। उन्होंने कहा आपने अगर लफ्ज बोल दिया द मोशन इज साइनोसाइडल, तो ये इक्विवेलेंट है, ये इस बात के इक्विवेलेंट है कि इट इज अ पीरियोडिक वाइब्रेटरी मोशन इन विच एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये तो आप जिन लोगों ने डिस्टिंक्शन के लिए जाना है, जो लोग डिस्टिंक्शन को एम कर रहे हैं, अब जाहिर है पेपर 2 से ही सारी डिस्टिंक्शन बननी है, पेपर 4 से, इसी से, 2 से, तो आपका पेपर 100 आउट ऑफ 100 का जाना चाहिए। 2-3 साल पहले मैंने 2 बच्चे तैयार किए थे डिस्टिंक्शन के लिए, लेकिन उनकी नहीं आई, मगर मुझे इतना यकीन था कि वो 1-2 नंबरों से रह गए होंगे, मतलब उनके 100 में से 95-96 आउट ऑफ 100 आए होंगे। उन्होंने मुझे बताया सर कि 1-2 नंबरों की हमारी मिस्टेक हो गई है, वरना हमने इसको काबू कर लेना था। ठीक है कि नहीं? अच्छा जी, आगे चलते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब आपके सामने मैं कुछ क्वेश्चंस रखता हूं और उन क्वेश्चंस को देख के आपने डिडक्शंस करनी है। अब देखें, सब आपके सामने क्वेश्चन आ रहे हैं, सब ने देखें। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया बेटा कि नहीं? बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया है कि नहीं? एक आ गया सर। अच्छा, अभी देखें, इसको चलाएं नीचे, कर्सर इसका नीचे लेके जाएं जरा। ये देखें, ये बॉडी है, ये मोशन हो रही है, इसे गौर से देखें इस ग्राफ को। ये एक मास अटैच टू द स्प्रिंग है, ये उसका ग्राफ है। सबसे पहली बात तो ये है कि ये अनडैम्प्ड नहीं। सबसे पहली ग्राफ बात ये है कि ये मोशन क्या नहीं है, अनडैम्प्ड नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसमें स्टॉप वॉच वहां से ऑन हुई है जब बॉडी मीन पोजीशन से भी नीचे थी। यानी ये जरा देखें, जरा मैं आपको बताता हूं कि कहां से ऑन हुई। दिखाएं जरा, ये देखें, ये इस तरह से था, ये स्प्रिंग है, ये यूं मास अटैच हुआ हुआ इसके, ठीक है कि नहीं? एक्सट्रीम एंड से था किसी। हाँ, इस तरह हुआ है कि उस बंदे ने इसे खींचा है, यूं नीचे खींचा है। और एक और बात है कि वो डाउनवर्ड को नेगेटिव भी ले रहा है और अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा है, ऐसे करके। और यहां से उसने इसे छोड़ा है और उसने इसको कोई एनर्जी और नहीं प्रोवाइड की, बस वो जो इनिशियल पुश थी वो दे दी। और उसके नतीजे में ये बॉडी वाइब्रेट करती हुई ऐसे 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 करते हुए रुक गई है। इस तरह डैम्प्ड ऑसिलेशन है। डैम्प, इंग्लिश में डैम्प का मतलब होता है डाई आउट होने वाली चीज, मरने वाली चीज, आस्ता आस्ता बुझने वाली चीज। तो ये डैम्प हो रही है मोशन। तो ये मोशन। अब आगे देखें क्वेश्चन क्या पूछा उसने, इसको देखें और इसमें देखें कि t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड नेगेटिव है। t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियल डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड नेगेटिव है -1.5। अब देखें t इज इक्वल टू 0 पे, अब नीचे चलाएं, इसको देखें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखें, कहता है जी अ स्टूडेंट क्लेम्स that the motion of the mass may be represented by the equation y is equal to, यहां y instantaneous displacement है और y not, जिसके साथ y के साथ जो छोटा सा जीरो लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये जो y के साथ जो छोटा सा जीरो लगा हुआ है, ये जो है ये y not एम्पलीट्यूड है, ये y not एम्पलीट्यूड है। गिव टू रीजन why the use of this equation is inappropriate। पहली बात आप उसे लिखें कि ये जो इक्वेशन है ये एक अनडैम्प्ड मोशन की, ये इक्वेशन किसकी है? अनडैम्प्ड मोशन की। और वहां जो मास अटैच टू द स्प्रिंग मोशन कर रहा है वो एक डैम्प्ड ऑसिलेशन है। ये इक्वेशन इस उनके लिए होती है जिनका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होता है, और वो जो मास अटैच टू द स्प्रिंग कर रहा है वो शक्ल से, ग्राफ से नजर आ रहा है कि उसका एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता कम हो रहा है। और दूसरा रीजन ये है कि ये इक्वेशन प्रिडिक्ट करती है t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0, यानी जब इधर आप t 0 पुट करेंगे तो y 0 हो जाएगा।
इसका मतलब है कि ये दूसरा रीजन ये है कि ये इक्वेशन जो है t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट 0 प्रेडिक्ट कर रही है, जबकि वो जो ओरिजिनल पीछे ग्राफ देखें तो ग्राफ में अगर आप पीछे जाकर देखें तो वो आपको नजर आएगा कि ऐसा तो नहीं है, उसकी तो t इज इक्वल टू 0 पे जो उसकी मोशन है, t इज इक्वल टू 0 पे उसकी डिस्प्लेसमेंट 0 नहीं है बल्कि -1.5 है। उसको डाउनवर्ड पहले नीचे खींचा गया है और खींच कर उसको मोशन उसको नीचे छोड़ा गया है। तो इसका मतलब है दो रीजंस क्या है कि एक तो डैम्प्ड ऑसिलेशन है, आप नजर आ रहा है आपको कि इसका एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता कम हो रहा है, डैम्प्ड ऑसिलेशन है, इसका एम्पलीट्यूड आस्ता आस्ता कम हो रहा है। और दूसरी चीज आपने देखी कि इसमें क्या कहते हैं इसमें t इज इक्वल टू 0 पे डिस्प्लेसमेंट -1.5। अगर इसमें कोई क्वेश्चन फिट भी करनी थी तो वो कॉज माइनस कॉज वाली करते। आगे खैर बहुत आसान है, उसको छोड़ दें, आगे चलते हैं क्योंकि आज हमारा ये जो टॉपिक है वो सिर्फ टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ्स है। वापस आ जाए इस क्वेश्चन से बाहर आ जाए, वो वाला क्वेश्चन एक और निकालें। हाँ ये अच्छा, ये देखें आपके सामने एक और क्वेश्चन रख रहा हूं पास पेपर का। ये जी ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि नहीं? A mass of 78 gram is suspended from a fixed point by means of a spring as illustrated in the figure 3.1. Mass 70 gram. The stationary mass is pulled vertically downward through a distance of 2.1 centimeter and then released. The mass is observed to perform simple harmonic motion with a period of 0.69. ये देखिए मैं अब टाइम पीरियड नोट कर रहा हूं 0.69 सेकेंड्स। और ये बात नोट करें कि उसको नीचे की तरफ खींचा गया है 2.1 सेंटीमीटर। ओके, द मास इज रिलीज्ड एट t इज इक्वल टू 0 फॉर द ऑसिलेशन ऑफ द मास कैलकुलेट ओमेगा, वो हम निकाल लेंगे 2 पाई ओवर कैपिटल T से। डिटरमिन न्यूमेरिकल इक्वेशंस फॉर द वेरिएशन विद द टाइम t ऑफ द डिस्प्लेसमेंट x इन सेंटीमीटर। तो हम पहले फिलहाल सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन निकालेंगे। वापस आज निकलें इस क्वेश्चन से। ये देखें, ये इस तरह था, ये मास था, ये यूं रुका हुआ था, किसी ने इसे खींचा नीचे की तरफ 2.1 सेंटीमीटर नीचे खींचा और यहां से इसे छोड़ दिया। अगर इसे छोड़ दिया और उसके बाद ये यूं यूं वाइब्रेट करता रहा। अच्छा, अब ये बात है कि वैसे इसका एम्पलीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम होगा, लेकिन लेट्स एज्यूम कि ये अनडैम्प्ड मोशन है। उसकी वजह ये है कि डैम्प्ड मोशन की आप एक्सप्रेशन बना ही नहीं सकते, आपको सिखाई नहीं गई। वो मैंने आप वैसे आपको याद है एक दफा लिख दी थी पिछले से पिछले लेक्चर में, लेकिन वो आपके सिलेबस में नहीं। ठीक है, अब आपने इसे नीचे से छोड़ा है तो आपके पास दो ऑप्शन है। ये बॉडी यूं यूं वाइब्रेट कर रही है और यहां से आपने इसको छोड़ा है 2.1 सेंटीमीटर नीचे। तो इसका मतलब है कि इसकी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट 2.1 सेंटीमीटर नीचे और 2.1 सेंटीमीटर ऊपर होगी। आप एज्यूम कर रहे हैं कि इसका एम्पलीट्यूड कांस्टेंट होगा और आप ये चीज देखें कि ये यूं 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 जा रहा है। और अगर आप नोट करें तो ये अगर आपने डाउनवर्ड को नेगेटिव लिया हुआ है और अपवर्ड को पॉजिटिव लिया हुआ है, या आप पहले बताएंगे उसको, तो फिर जो इसकी एक्सप्रेशन बनती है वो x इज इक्वल टू -x0 cos ओमेगा t बनेगी, -x0 cos ओमेगा t बनेगी। ठीक है कि नहीं? प्लस माइनस कैसे अज्यूम करते हैं? आप खुद से ले सकते हैं, आप बस पेपर में मेंशन कर दें कि मैं डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहा हूं और अपवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं। जिस तरह अमूमन आप y एक्सिस में नीचे नेगेटिव लेते हैं, ऊपर पॉजिटिव लेते हैं। लेकिन अगर आपने कहा कि नहीं मैं नीचे को पॉजिटिव ले रहा हूं, तो फिर आप ये लिख के पॉजिटिव में लिख दें। मिसाल के तौर पर अगर आप क्वेश्चन के शुरू में उसे कह देते हैं कि मैं डाउनवर्ड पॉजिटिव ले रहा हूं और अपवर्ड नेगेटिव ले रहा हूं, तो आप यही एक्सप्रेशन ऐसे लिख दें, तो वो आपकी लिखी हुई जो आपकी जो चॉइस है वो उसकी रिस्पेक्ट करेगा। आपने जो लिख दी होगी वो यूं करेगा। ठीक है, अब देखें जब इसका टाइम पीरियड उसने हमें बताया है कि 0.69 सेकेंड, ये उसने हमें दिया है, ओमेगा किसके बराबर होगा? 2 पाई ओवर कैपिटल T 2 इंटू 3.1415 ओवर 0.69। कोई बंदा निकाले ओमेगा किसके बराबर है? जी बेटा 9.106
6 तो इसको हम 9.11 रेडियंस पर सेकेंड ले लेते हैं। अब आपने उसको देखें, ये मास था, यूं पड़ा हुआ था, ठीक है कि नहीं है, और आपने उसको नीचे की तरफ खींचा है, नीचे की तरफ 2.1 सेंटीमीटर नीचे लेके गए और यहां से छोड़ा आपने। इसका मतलब है कि उसकी मोशन जब उसने स्टार्ट ली है तो वो t इज इक्वल टू 0 पे सेंटर में नहीं था। तो जब सेंटर पर ना हो, एंड से मोशन स्टार्ट कर रहा तो कॉज की इक्वेशन लगती है, ठीक है ना। तो वो यूं जाएगा, तो आप लिख दें x इज इक्वल टू -2.1 कॉज ऑफ 9.11 t। ये आपने ये वाली एक्सप्रेशन लिखी, मगर इसे लिखते वक्त आपने ये बताना है उसे कि मैं डाउनवर्ड नेगेटिव ले रहा हूं। और अगर आप डाउनवर्ड नेगेटिव नहीं ले रहे तो फिर आप ये लिखें 2.1 कॉज ऑफ 9.11 t और आप उसे बताएं कि मैं डाउनवर्ड नेगेटिव नहीं ले रहा, मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, तो आपको नंबर पूरे मिलेंगे। अब आखिरी जो चीज है, लास्ट हम पढ़ेंगे एक पिस्टन की मोशन। मैं आपको पहले एक पिस्टन की वीडियो दिखाता हूं, कार के अंदर जो पिस्टन की मोशन होती है वो कैसी होती है। कार के अंदर जो मोशन होती है पिस्टन की, वो देखें वो कैसी होती है। वो मैं आपको एक वीडियो देखें, ये गाड़ी के अंदर बेटा ये वीडियो आपके सामने चलेगी, ये यूं यूं मूव कर रहा है। तो ये देखें, ये पिस्टन जो है, पिस्टन अप्रोक्सीमेट, और नीचे जो क्रैंक शैफ्ट है, नीचे जो क्रैंक शैफ्ट है, नीचे क्रैंक शैफ्ट जो है, क्रैंक शैफ्ट किसे कहते हैं, ये देखिए जरा मेरा कर्सर नजर आ रहा है आपको कि नहीं, ये चीज क्रैंक शैफ्ट कहलाती है। क्रैंक शैफ्ट सर्कुलर मोशन कर रही है, मगर ऊपर पिस्टन सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। देखें, गौर से देखें, जो ये चीज पिस्टन है, ये क्रैंक, ये जो ये चीज है, ये क्रैंक शैफ्ट है, ये पिस्टन है। अब क्रैंक शैफ्ट जो है वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रही है, और सॉरी वाइब्रा रोटेटरी मोशन कर रही है, और पिस्टन बेटा जो है वो क्या कर रहा है, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। आए जरा आप क्वेश्चन की तरफ आ जाएं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, ठीक है कि नहीं है। और इसको देखें आप, जी ये देखें, ये क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि नहीं? जी सर आ गया। अब इसमें ए बी इसका लोअर एंड है, पिस्टन है। देखें पिस्टन को मैं अब शेड यहां करूं तो इसमें जो पिस्टन दिखाया है उसने वो ये दिखाया हुआ है, ये पिस्टन है, ये जहां मेरा कर्सर आ रहा है, ये देखिए ये पिस्टन है, ये चीज पिस्टन है, ये छोटी सी, ठीक है ना। मैं इसको पूरा शेड नहीं कर सकता, ये इसको पूरा मैं क्या कहते हैं शेड करना शुरू कर दूं। ये चीज पिस्टन है, ये जो चीज नहीं, अब ये सॉरी ये इसकी लोअर, ये इसकी अपर लाइन है, और ये यूं मूव करता हुआ यहां तक जाएगा और फिर मूव करता हुआ नीचे आएगा, और ये इस दो एक्सट्रीम्स के बीच में सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, ये यूं। और इसका जो मिडल पॉइंट है ना, ये इसकी मिडल पोजीशन, ये बेटा इसकी क्या है, मिडल पोजीशन, मीन पोजीशन। क्या कहते हैं इसको, मीन पोजीशन कहते हैं इसको। और आप नोट करें ये लोअर एंड पर है, आप नोट करें कि लोअर एंड। अब आए जरा नीचे, क्वेश्चन देखिए जरा नीचे, ये देखें वो द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पिस्टन में बी रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन ऑफ दिस। अब आप इस मुझे बताएं इसको देखकर कि इसका एम्पलीट्यूड क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है बेटा जी, हाँ इसका एम्पलीट्यूड क्या है, आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे सर 4 है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है, इसका एम्पलीट्यूड 4 है, टाइम t 0 पर या एक्सट्रीम पर है जी बेटा t इज इक्वल टू 0 पर, ये अपनी लोएस्ट पोजीशन पर है, अपने मेन पोजीशन से नीचे नेगेटिव की तरफ है बेटा। और इसका ओमेगा 220, इसका ओमेगा 220 और डिस्प्लेसमेंट -4 है।
और उसने आपसे पूछे, क्वेश्चन पूछा क्या है उसने? क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है कि मुझे ए बी से सी डी तक का डिस्टेंस बताओ, ये क्वेश्चन पूछा उसने। अब जाहिर है ये मीन पोजीशन ये है, मीन पोजीशन से 4 नीचे और 4 ऊपर जाता है, तो टोटल ए बी और सी डी के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा बेटा? ए बी और सी डी के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। कितना होगा? 8 सेंटीमीटर होगा। तो यहां जवाब आपने लिखना है 8 सेंटीमीटर, ट्वाइस ऑफ द एम्पलीट्यूड। ठीक है कि नहीं? और आगे फिर आपको यहां से इक्वेशन देख के पता है कि ओमेगा इसका 220 है। अब आप उसका टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी भी बता सकते हैं। अब नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड पर सेकंड बाय पिस्टन, सादी फ्रीक्वेंसी। ओमेगा आपको पता है, ओमेगा आपको पता है कि इसका ये देखें, अब देखें ओमेगा जो है, ओमेगा इसका आपको पता है कि वो 220 अभी आपने निकाला, 220 है तो 2 पाई एफ इज इक्वल टू 220 कर दें तो आप इसकी फ्रीक्वेंसी भी निकाल सकते हैं। 35। अगर फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं तो फिर टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं। और ये बात भी है कि ये अनडैम्प्ड मोशन है। अच्छा एक बात याद रखें, चाहे साइन हो, चाहे माइनस साइन हो, चाहे कॉज हो या माइनस कॉज हो, ये सारे फैमिली एक ही है, और फैमिली है साइनोसाइडल्स की फैमिली। ये किसकी फैमिली है? साइनोसाइडल्स की फैमिली। ये किसकी फैमिली है? साइनोसाइडल्स की फैमिली है बेटा। इनको साइनोसाइडल ही कहते हैं। उसकी वजह ये है कि ये देखें, ये साइन एक्स का ग्राफ, ये साइन एक्स का ग्राफ, आप इसको यहां से छुपा दें, सिर्फ एक क्वार्टर बाद टाइम पीरियड शुरू करें तो ये कॉस का ग्राफ बन जाता है। आप इसका ये भी छुपा दें तो यही माइनस साइन का ग्राफ बन जाता है। आप इसका ये चीज छुपा दें तो यही माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बन जाता है। इसको छुपा दें तो दोबारा साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है। इसे छुपा दें तो दोबारा कॉस एक्स का ग्राफ बन जाता है। इसे छुपा दें तो दोबारा माइनस साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है। इसे छुपा दें तो माइनस कॉस एक्स का ग्राफ बन जाता है। फिर छुपा दें तो कॉस एक्स साइन एक्स का ग्राफ बन जाता है। तो पता चला कि साइन हो, माइनस साइन हो, कॉस हो, माइनस कॉस हो, ये असल में है सारे साइन के ही ऑफशूट्स हैं। इसमें सिर्फ वो स्टॉप वॉच ऑन करने की बात है कि कहाँ की, यहां से इस तरफ को क्या पॉजिटिव की तरफ गया तो साइन ऑलरेडी वहां था, ऑलरेडी वहां था और मोशन ऐसे से शुरू की, यानी ऑलरेडी एक्सट्रीम पे था तो कॉज, इधर से स्टॉप वॉच करके नेगेटिव की तरफ गया तो माइनस साइन, और ऑलरेडी इधर से स्टॉप वॉच ऑन हुई तो माइनस कॉज, और बीच में से कहीं से अगर ऑन हुई। ये केस कैम्ब्रिज में नहीं आएगा कभी, लेकिन ये मैं आप में से जो बच्चे नॉलेज थर्स्टी होते हैं, कि यहां कहीं से स्टार्ट हुआ, यहां कहीं से स्टार्ट हुआ तो उसकी एक्सप्रेशन यूं कुछ बनेगी, +5, यानी यहां पर कोई एंगल आ जाएगा बीच में, ठीक है ना, जो बताएगा देयर वाज अ डिस्प्लेसमेंट, देयर वाज ऑलरेडी सम डिस्प्लेसमेंट। अब आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर हूं। जी बेटा, आप में से किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो मैं हाजिर। नो, सैयद इबाद हैदर कहता है कि नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। और